कूल सो आप लोग ऑर्डर टेबल इंपोर्ट कर लो. वील स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्म कैटेगरी. सो ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में आपके चार टूल्स हैं जो बहुत ही काम मतलब काफी यूज होते हैं, विच आर काउंट रिकॉर्ड्स, क्रॉस टैब, समराइज एंड ट्रांसपोज. पहले वील स्टार्ट विद समराइज टूल. सो एक समराइज टूल आप बैक करके इनपुट डेटा टूल से कनेक्ट कर लो. सो समराइज का एंटायर पर्पस ये है कि आप एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हो अपने डेटा सेट पे. एंड जो भी आप एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हो, या आपकी टेबल को या जो आपकी इनपुट टेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करते रहे इनटू सम अदर टेबल. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, we'll start off by calculating the sum of profit according to each region. So एक समराइज टूल लेंगे. इसको कनेक्ट करते ही साथ आपके फील्ड्स वाले विंडो में सारी जो भी इनपुट फील्ड्स हैं वो पॉपुलेट हो जाएंगे. सो वील चूज रीजन, ऐड पे जाके ग्रुप है, देन प्रॉफिट, ऐड, सम. ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन करके से रन कर लो. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने जो भी फील्ड्स हैं जो आपकी एग्रीगेशन सकती है उनको रीनेम कर सकते हो समराइज टूल में. So, जैसे प्रॉफिट आपने सम अगर लगाया होगा, ये दिखा रहा होगा सम अंडरस्कोर प्रॉफिट. यू कैन रीनेम इट एज ओनली प्रॉफिट. तो आपके जो आउटपुट टेबल आएगी उसमें आपका कॉलम का जो हेडर होगा दैट विल बी प्रॉफिट. ठीक है. ऐसे ही चार क्वेश्चंस और हैं, सॉरी पांच क्वेश्चंस और हैं. ट्राई टू सॉल्व देम यूजिंग समराइज टूल. एक बार बता भी देना जब हो जाएगा, फिर विल मूव फॉरवर्ड.
number of orders in each month of each year. Monthly was 75. Yes. इसमें monthly year कैसे मिले? फॉर्मूला टूल यूज करके बना दें। और इसमें पैसे मिले? जो मिसिंग फील्ड्स हैं आपको लगता है आपको चाहिए टू आंसर योर क्वेरी, उसको पहले एक फॉर्मूला टूल से ट्राई करो बनाने का, एंड देन परफॉर्म एप्लीकेशन। सर एक क्वेश्चन था, जैसे ये 5 अलग क्वेश्चन है तो समराइज को हमें 5 बार ट्राई करना पड़ेगा। हाँ जी। सर एवरेज डिस्काउंट निकाल रहे हैं ना, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें डिस्काउंट को क्या करें, मतलब एवरेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सो आपको चेक करना होगा आपकी जो फील्ड है डिस्काउंट की, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है या फिर न्यूमेरिक है। डबल है हाँ डबल। डबल है तो फिर सम एवरेज का ऑप्शन आ जाना चाहिए। डिस्काउंट पे जाके गो ऑन टू न्यूमेरिक, ऐड पे न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक में यू विल फाइंड एवरेज। सर वो फील्ड आपने रीजन ग्रुप बाय कहाँ से ला रहे हो सर आप? वो ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे में। पहले आप रीजन वाले कॉलम पे क्लिक करो हेडर पे, देन ऐड पे जाकर ग्रुप बाय। मंथ के लिए फॉर्मूला टूल। यस। डेट टाइम योर। सर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए मुझे समराइज टेबल अलग अलग मतलब लेना पड़ेगा क्या? मतलब ऐसा एक साथ नहीं हो सकता क्या? नहीं, अलग अलग लगाने पड़ेंगे। जैसे ऐसे कस्टमाइज करके मैं एक बार प्रॉफिट देखना चाहता हूँ एक बार, तो वो मैं मोड चेंज करने का जैसे पैरामीटर जैसे जो होते हैं। नहीं, आपको अलग अलग टूल्स यूज करने।
कितने क्वेश्चंस हो गए? 5। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, सब कैटेगरी को हम ग्रुप बाय करेंगे, बाकी कस्टमर का क्या करेंगे, ये थोड़ा नहीं आ रहा समझ लेट्स डिस्कस इट थोड़ी देर में। में। ओके ओके ठीक है। वो थोड़ी देर में जब डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करना शुरू करें। पहले का आई थिंक 5 क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज डिस्काउंट बेस्ड ऑन सब कैटेगरी। सो हमने सब कैटेगरी चूज करा ग्रुप बाय, एंड डिस्काउंट में जाकर ऐड क्लिक करा। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एवरेज नहीं दिखा रहे, न्यूमेरिक वाले में जाएंगे। आइडियली आई थिंक एवरेज विल फॉल इन न्यूमेरिक कैटेगरी एंड वी कैन सेलेक्ट एवरेज ओवर देयर। ठीक है। लाइकवाइज फॉर टोटल सेल्स इन ईच सेगमेंट, सो हमें सम ऑफ सेल्स निकालना है बेस्ड ऑन सेगमेंट। सेगमेंट पे ग्रुप बाय लगाया एंड सेल्स पे सम। उसके बाद आता है आपका सेल्स इन ईच सेगमेंट एंड शिप मोड। सो सेगमेंट एंड शिप मोड पे हमने ग्रुप बाय लगाया एंड सम ऑफ सेल्स। कमिंग ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईच मंथ ऑफ ईच ईयर। तो अब इसमें हमारे पास जो डेटा आ रहा है, यहाँ पे वी हैव ऑर्डर डेट, पर मंथ और ईयर का हमारे पास वैल्यूज नहीं है। उनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे एनालिसिस के लिए वी वांट मंथ एंड ईयर वैल्यूज। सो हम पहले फॉर्मूला टूल लाते हैं एंड फॉर्मूला टूल में जो हमारे मिसिंग कॉलम्स हैं मंथ एंड ईयर उनको बना लेंगे। आफ्टर दैट सिंपली समराइज टूल लगा के मंथ ईयर पे ग्रुप बाय लगाया एंड ऑर्डर आईडी पे एक डिस्टिंक्ट काउंट। सो एक तरीका है कि हम डेट टाइम मंथ यूज कर लें मंथ निकालने के लिए। ये हमें न्यूमेरिक फॉर्म में मंथ निकाल के दे देगा। देर इज अनदर फंक्शन वी कैन यूज, इसको हम आगे क्लास में और भी डिस्कस करेंगे। सो एक और फंक्शन आपका है डेट टाइम फॉर्मेट। ठीक है, सो एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंपली क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला टूल में एक्सप्रेशन एडिटर में फॉर्मेट लिखना शुरू करेंगे, तो एक ही डेट टाइम फॉर्मेट वाला फंक्शन आ जाएगा। डेट टाइम फॉर्मेट में मुझे निकालना है ऑर्डर डेट में से सिर्फ मंथ की वैल्यू। सो यहाँ पे आई कैन यूज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसको अगेन वी डिस्कस इन डेप्थ इन सम अदर क्लास। सो मंथ के लिए दो फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है, एक होता है शॉर्ट मंथ नेम और एक फुल मंथ नेम। सो अगर मुझे देखना है फुल मंथ नेम, जैसे जनवरी का फुल फॉर्म, फरवरी का फुल फॉर्म, मैं परसेंटेज कैपिटल ई लिख देता हूँ। सो ये मुझको दे देगा मेरा मंथ नेम इन फुल फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं परसेंटेज लोअर केस बी लिखता हूँ तो ये मुझे मंथ का शॉर्ट नेम दे देगा। अभी के लिए हमारे लिए डेट टाइम मंथ इज मोर देन इनफ, क्योंकि इसको हम आगे जाकर और डिस्कस करेंगे। ये आपके कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं इन बेसिकली एनी टेक्नोलॉजी दैट यू यूज। तो आप अगर एसक्यूएल भी यूज करोगे, उसमें डेट्स के लिए ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफायर होता है। तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के स्पेसिफायर्स होते हैं, जैसे परसेंटेज डी और परसेंटेज लोअर केस बी, दोनों मंथ के लिए यूज हो रहे हैं। ये आपको दे रहा है फुल मंथ नेम। लोअर केस भी दे रहा है शॉर्ट मंथ नेम। ऐसे ही एक आता है परसेंटेज वाई और परसेंटेज लोअर केस वाई।
ये आपको फुल योर वैल्यू दे देगा, लास्ट डिजिट्स। लाइकवाइज एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज कैपिटल ए, परसेंटेज लोअर केस ए। ये आपको देता है फुल डे में, ये आपको देता है शॉर्ट डे में। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर मेरी डेट है 1 फेब, सॉरी 27 17 अगस्त, ये मेरी डेट होगी। अगर मैं डेट टाइप फॉर्मेट में इस डेट को पास करूँ और परसेंटेज कैपिटल भी यूज करूँगा, तो मेरा रिजल्ट आएगा फुल मंथ नेम अगस्त। यहाँ पे आ जाएगा AUG शॉर्ट मंथ नेम। ये मुझे दे देगा 2024, ये दे देगा 24, ये मुझे आउटपुट देगा सैटरडे, ये आउटपुट देगा सैटरडे। सो ये आपके स्टैंडर्ड बस एक स्पेसिफायर्स होते हैं जो सारी टेक्नोलॉजीज के लिए डिफाइंड है। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे इफ यू वांट मिनट वैल्यू तो परसेंटेज M यूज करते हैं, R वैल्यू के लिए परसेंटेज H, एंड सो ऑन। वील डिस्कस दिस व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग देम अ बिट मोर। सर फार्मूला टूल पे ना एरर आ रहा है लिखा, फील्ड नेम दिया आपने? जिसमें ऐड कॉलम्स करते राइट। हाँ जी। सो समराइज टूल को कैसे कर रहे हैं हम लोग कि अलग अलग मेरे क्वेरीज के लिए आई हैड टू यूज अ डिफरेंट समराइज टूल। इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही समराइज टूल के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि आप नोटिस करोगे जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में सेगमेंट और शिप मोड के बेसिस पे निकाले टोटल सेल्स, राइट? और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ सेगमेंट के बेसिस पे निकाला था। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सिर्फ सेगमेंट था, तो जो सेगमेंट की डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उनके हिसाब से मेरे पास टोटल सेल्स आ जाए। बट इन केस ऑफ सेगमेंट एंड शिप मोड, मेरे डेटा में जो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन आते हैं। मतलब मेरे डेटा सेट में फर्स्ट क्लास और होम ऑफिस एग्जिस्ट करता है, तो वो आ गया। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक्सेसरीज वाली सब कैटेगरी में February 2024 उसमें कोई सेल्स नहीं, राइट? तो हमारे जो डेटा सेट होगा उसमें हमने मंथ और ईयर का कॉलम बनाया, राइट? और हमने उसका एक समराइज टू लगाया ग्रुप बाय मंथ, ईयर एंड सब कैटेगरी। तो एक्सेसरीज के केस में February 2024 नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन डेटा में एग्जिस्ट नहीं करता। लाइकवाइज इस केस में यहाँ पे आई थिंक सारे कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। 4 शिप मोड की वैल्यूज हैं, 3 सेगमेंट की वैल्यूज हैं, तो वी आर गेटिंग 12 रिकॉर्ड्स। बट लेट्स से होम ऑफिस और फर्स्ट क्लास एग्जिस्ट नहीं करता, तो फर्स्ट क्लास और होम ऑफिस वाला कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, सो ये आपको लग रहा है जैसे क्रॉस जॉइन होगा, बट क्रॉस जॉइन नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ वही आते हैं, कॉम्बिनेशन जो एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ वही आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है। तो अगेन ऊपर हमने सिर्फ सेगमेंट के बेसिस पे निकाला, तो जो ग्रुप बाय की हमने जो भी हमने ग्रुप बाय वाली फील्ड्स डिफाइन कर रहे हैं उनके हिसाब से हमारा एग्रीगेशन होगा। तो हम मल्टीपल एग्रीगेशन डाल सकते हैं कि मेरे पास सेल्स भी आ जाए, प्रॉफिट भी आ जाए, डिस्काउंट आ जाए, सो ऑन। पर क्योंकि मैंने ग्रुप बाय सेगमेंट लिखा है, हमेशा जो मेरी एग्रीगेशन होगी इट विल बी बेस्ड ऑन द सेगमेंट। सो अगर मुझको ये देखना हो कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट बेस्ड ऑन कैटेगरी, पर हमने यहाँ पे सेल्स क्या करा है कि टोटल सेल्स हमने निकाली बेस्ड ऑन सेगमेंट। तो इस वाले समराइज टूल में मैं कैटेगरी के बेसिस पे टोटल प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेगमेंट यहाँ पे डाला हुआ है। अगर मैं इंस्टेड ये करूँ कि फॉर एग्जांपल, सो जस्ट टू रिएक्टेट हम लोग क्या निकाल रहे हैं एक्जैक्टली, एक हमें निकालना है टोटल सेल्स बेस्ड ऑन सेगमेंट, टोटल प्रॉफिट बेस्ड ऑन कैटेगरी। ठीक है, उसका हम ये मेरा निकालते हैं। सो इनके लिए आई कांट यूज द सेम टूल, क्योंकि एक में ग्रुप बाय में मैं सेगमेंट यूज कर रहा हूँ
दूसरे में ग्रुप बाय में कैटेगरी यूज कर रहा हूँ। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, सो एक था हमारे पास सेगमेंट और कैटेगरी, एक आता सेल्स और प्रॉफिट। सो ये जो मुझे रिजल्ट दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन, होम ऑफिस और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन पे टोटल सेल्स कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितनी है। पर मुझको ये देखना था कि बेस्ड ऑन सेगमेंट मेरी टोटल सेल्स कितनी है, तो 3 रोज उसकी, और बेस्ड ऑन कैटेगरी मेरा प्रॉफिट कितना है, तो 3 रोज उसकी अलग। तो दोनों का जो अंडरलाइन क्वेरी है वो अलग अलग है, इसलिए we have to use different summarized tools जितनी भी क्वेरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मल्टीपल एग्रीगेशन लगा सकते हो अलग अलग फील्ड्स पे, या सेम फील्ड पे आप मल्टीपल एग्रीगेशन लगा सकते हो। सो जैसे यहाँ पर हमने अभी सिर्फ टोटल मतलब सम ऑफ सेल्स निकाले, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज सेल्स। पर ये जो एवरेज सेल्स की वैल्यू होगी ये आएगी बेस्ड ऑन होम ऑफिस कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर। लाइकवाइज मैं डिस्काउंट भी इसमें निकाल सकता हूँ, एवरेज डिस्काउंट एंड सो ऑन। सो जितनी भी हम लोग एग्रीगेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं वी कैन डू दैट। इनकी जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करती है बेस्ड ऑन आपने कौन सी फील्ड या कौन सी फील्ड्स ग्रुप बाय में स्पेसिफाई कर। ठीक है, एक सर ये आपका दोनों, लास्ट। हाँ जी। हाँ सर वो दोनों का पोजीशन अगर चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा क्या? जैसे सेगमेंट है, जैसे यहाँ शिप मोड है, सेगमेंट है, सेगमेंट को मैं पहले ग्रुप बाई करूँ, शिप मोड को बाद में, तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वैल्यू आपसे मैच नहीं कर रहा सर। फाइल शायद अलग होगी आप। पुनीत सर, एक क्वेश्चन था प्लीज। हाँ जी। ये जो आपने जो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपन कैलकुलेटेड फील्ड बना रहे थे फॉर्मूला से, उसके अंदर हाँ मैंने जी। यूज किया है डेट टाइम एंड मंथ। वो उससे नहीं आएगा, उससे एरर थ्रो कर रहा है। तो मेरे आपने जो बताया था फॉर्मेट, उसी से आएगा ये? नहीं, डेट टाइम मंथ से आ जाएगा, बस मेक श्योर आपने कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर रखा है जो भी कॉलम्स आप बना रहे हो। अच्छा, तो उसके अंदर ऐड कॉलम करके अपन को नाम देना पड़ेगा उन कॉलम्स का? हाँ जी। तो सर मतलब उसका नेक मतलब जो ओरिजिनल जो रो होगी, मतलब जो ओरिजिनल डेटा है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। बस अपन क्या एक एडिशनल कॉलम बन जाएगा नई टेबल में, है ना? यही होगा ना? ये, हाँ। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, एक आपका लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। सो ओके, बिफोर वी डिस्कस दैट, अगर आप ये न्यूमेरिक एग्रीगेशन में देखोगे, आपके समराइज वाले समराइज टूल के कॉन्फ़िगरेशन विंडो में एक बिल्कुल एंड में ऑप्शन आ रहा है एक्शन प्रॉपर्टीज का। अभी ग्रेड आउट होगा सारे टूल्स में। हम लोग क्या करते हैं कि अब जैसे 6 आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना है लिस्ट ऑफ सब कैटेगरीज अ कस्टमर हैज ऑर्डर्ड फ्रॉम, राइट। तो हमें चाहिए कि अगर जैसे एक कस्टमर ने 10 बारी फर्नीचर से ऑर्डर करा है, सॉरी 10 बारी चेयर से ऑर्डर करा है एंड 2 बारी फोन से ऑर्डर करा है, तो उसके एक लिस्ट बननी चाहिए कस्टमर आईडी, चेयर्स एंड फोन्स, राइट। दैट्स द लिस्ट ऑफ सब कैटेगरीज ही इज ऑर्डर्ड फ्रॉम। सो पहले हमें ये निकालना होगा कि हमारे सारे कस्टमर्स से कौन कौन सी सब कैटेगरी से उन्होंने ऑर्डर करा है, एक डिस्टिंक्ट लिस्ट निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। और जो हमें लिस्ट चाहिए, अब जैसे इसको अगर हम सॉर्ट करते हैं, सो हमें जो लिस्ट चाहिए उसमें कैसा होना चाहिए कि ये वाला जो कस्टमर है इसका एक ही रो हो हमारे आउटपुट में, और ये वाली जो सारी सब कैटेगरीज आ रही है इस पर्टिकुलर कस्टमर की, दे शुड बी इन वन सेल, तो मतलब कंकैटिनेटेड वैल्यू होनी चाहिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो पहले तो हमने डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल ली कि एक कस्टमर ने कौन कौन सी सब कैटेगरी से ऑर्डर करा है। अब हमें इनको कंकैटिनेट करना है बेस्ड ऑन द ग्रुप आईडी, मतलब सॉरी कस्टमर आईडी। सो हम एक और समराइज टूल लाते हैं। पहला हो गया कस्टमर आईडी के बेस पे ग्रुप है, एंड देन सब कैटेगरी को हमें करना है कंकैटिनेट। सो सब कैटेगरी पे क्लिक करके ऐड पे गए, स्ट्रिंग फंक्शन में जाएंगे,
यहाँ पे एक फंक्शन है कंकैटिनेट का। ठीक है, अभी बस ये कंकैटिनेट ऐड करके रन कर दो एक बारी। ठीक है, सो सब कैटेगरी को हमने कंकैटिनेट कॉन्फ़िगर करा है। इसको रन करते हैं। सो अभी ये लिस्ट आ रही है कुछ ऐसे फॉर्मेट में, राइट। एंड आप देखोगे जैसे ही आप सब कैटेगरी वाले कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हो, एक्शन प्रॉपर्टीज में आप कंकैटिनेट प्रॉपर्टीज आ रहा होगा। सर ये ना मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इससे हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप ये निकाल रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एनालिसिस करना है कि यू वांट टू फिल्टर आउट कस्टमर्स बेस्ड ऑन सम कैटेगरी, और आपने कोई एक डैशबोर्ड बनाया है। आपको कस्टमर्स को फिल्टर आउट करना है बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर सब कैटेगरी। तो अगर आप एक टेबल बना लो जिसमें सारे जो भी कस्टमर्स हैं उनकी जो भी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, वो एक साथ एक सेल में आ जाए, तो आपका जो क्वेरी होगा दैट विल बिकम मोर एफिशिएंट। अभी के लिए वैसे वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये कंकैटिनेट फंक्शन कैसे काम करता है। बट इसका ओवरऑल पर्पस ये है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो एक्चुअली में, कि आपको फिल्टर लगाना है। तो जैसे कीवर्ड्स होते हैं, राइट, वैसे ही हम लोग यहाँ पे हर एक कस्टमर को एक कीवर्ड असाइन करते हैं या मल्टीपल कीवर्ड्स असाइन करते हैं, ताकि वी कैन ऑप्टिमली सर्च देम। ओके सर। राइट, सो एक बार कंकैटिनेट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे सेपरेटर कॉमा डिफाइंड है, इसको थोड़ा रीडेबल बनाते हैं। सो कॉमा के बाद एक स्पेस लगा देते हैं, और जब इसको रन करते हैं, सेपरेटर में कॉमा के बाद यहाँ पे। सर अभी जो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने करवाया है, जो ये अभी है वर्कफ्लो पे, हाँ जी। सर तो बेसिकली इससे यही आउटपुट निकला ना कि एक कस्टमर ने किन किन सब कैटेगरी पे ऑर्डर किया, राइट? यस। ओके। और ये पहले वाले समराइज टूल पे ये नहीं आ रहा था, मतलब इन बिटवीन इससे पहले वाले पे, है ना? हाँ, इससे पहले वाले में हमने ये निकाला कि हर एक कस्टमर ने कौन कौन सी सब कैटेगरीज में ऑर्डर करा है, सो ओके। दैट कोई डुप्लीकेट नहीं आता। एंड देन हमने इनको कंकैटिनेट करा ताकि एक लिस्ट आ जाए हमारे पास। ओके, और पहले वाले में लिस्ट नहीं आ रही थी, है ना? हाँ, पहले हमने बस एक विदाउट एनी डुप्लीकेट्स लिस्ट बनाई थी। ओके। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि थोड़ा और फॉर्मेट करने के लिए, अगर हम स्टार्ट पे जाते हैं, तो मुझे क्या करना है कि ये जो लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट मुझको थोड़े ढंग ढंग के फॉर्मेट में देखनी है। सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये करने के लिए वी गो बैक टू आवर समराइज टूल, सब कैटेगरी में जाएंगे। पहले वी कम ऑन टू आवर स्टार्ट वाला ऑप्शन। तो स्टार्ट में मुझे क्या चाहिए कि ये पूरी जो स्ट्रिंग है, इट शुड बी एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो मैं एक स्टार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ और एक एंड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसको रन करते हैं। ठीक है, डन। अब
अनदर थिंग दैट वी वांट इज कि ये सारे जो भी वैल्यूज हैं दे शुड बी एनक्लोज्ड इन अपॉस्ट्रोफीज सिंगल कोट्स में। तो हम वापस से अपने समराइज टूल में आते हैं और कंकैटनेट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। सो स्टार्ट आपने नोटिस करा होगा कि जो स्टार्ट में हम वैल्यू दे रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही आ रही है। लाइकवाइज जो एंड में वैल्यू दी है वो बिल्कुल एंड में आ रही है स्ट्रिंग पे। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो वैल्यूज हैं इंडिविजुअल वैल्यूज हैं अपॉस्ट्रोफी में इनक्लोज्ड हो। सो हम पहले स्टार्ट में एक लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, और एक एंड में स्क्वायर ब्रैकेट से पहले अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। इसको रन करेंगे। ये कुछ ऐसा आउटपुट देगा आपको। सो लास्ट जो हमारा स्टेप बचा है दैट इज कि ये जो डिलिमिटर है इनमें या जो सेपरेटर है वो होना चाहिए इस फॉर्मेट में, अपॉस्ट्रोफी कॉमा स्पेस अपॉस्ट्रोफी, ताकि हमारी जो अल्टीमेट वैल्यू है वो कुछ ऐसी हो। सो यही चीज हम अपने सेपरेटर में डाल देते हैं और इसको रन करते हैं। नहीं सर, लास्ट वाला नहीं आया, एक बार वापस से बताइए प्लीज। कहाँ से बताना है? बस ये डबल कोट्स, मतलब ये कोट्स कैसे लगाना है, ये लास्ट वाला बुक केसेस वाला लास्ट जो लाइन। ओके सो अभी हमारा जो सेपरेटर है सारी वैल्यूज में दैट इज अ कॉमा एंड स्पेस। हमको इसे रिप्लेस करना है विद अपॉस्ट्रोफी कॉमा स्पेस अपॉस्ट्रोफी। हाँ जी। ठीक है, सर ऐसे आप अपने कंकैटनेट की जो भी आउटपुट वैल्यू है उसको मॉडिफाई कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये एक्शन प्रॉपर्टीज आती है आपकी सारे फंक्शंस में अवेलेबल नहीं होती। तो जैसे हमने ऊपर काफी सारे एग्रीगेशंस लगाए थे उन सब में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी, इनेबल नहीं हो रही थी। कुछ लिमिटेड फंक्शंस होते हैं ऑल्टेक्स में जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो। सो हम लोग आते हैं प्रॉफिट में, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल। हमको जैसे अगर क्वार्टाइल निकालना सो आपके कुछ एक जस्ट रिकैप की क्वार्टाइल वगैरह क्या होता है। सो आपके एक मेट्रिक होता है, बेसिकली एक मेजर होता है जिनको क्वांटाइल्स बोलते हैं। क्वांटाइल्स क्या करते हैं, ये आपके डेटा सेट को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स। सो जैसे पहला एक आपका क्वांटाइल हो गया मीडियन। मीडियन का काम है डिवाइड्स डेटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही आपका एक आता है क्वार्टाइल, ये आपके डेटा सेट को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक थोड़ा कम यूज होता है डेसाइल, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है परसेंटाइल। सो परसेंट, ठीक है। सो अब मुझे देखना है जैसे लेट्स से कि व्हाट इज माय फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू, राइट। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए मेरे पास कॉन्ट्रिक्स में कोई ऐसे फंक्शन तो आ नहीं रहा क्वार्टाइल का। दोबारा देख लेते हैं बारी, न्यूमेरिक में गए, इसमें कहीं पे भी क्वार्टाइल नहीं आ रहा, डेसाइल वगैरह नहीं आ रहा, सिर्फ परसेंटाइल आ रहा है। सो इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है। सो बेसिकली आपका जो मीडियन वैल्यू है दैट इज इक्वल टू योर सेकेंड क्वार्टाइल, इट इज ऑल्सो इक्वल टू योर फिफ्थ डेसाइल एंड 50th परसेंटाइल। लाइकवाइज आपका जो फर्स्ट क्वार्टाइल है दैट इज इक्वल टू योर 25th परसेंटाइल,
third quartile is equal to your 75th percentile. इनको आप रीड अप कर सकते हो. मोस्टली एनालिसिस में मीडियन काफी यूज होता है और परसेंटाइल काफी यूज होता है. बाकी यू कैन रीड अप मोर ऑन दीज कि कैसे यूज होते हैं मेजर्स. सो अगेन हमें क्या निकालना है, लेट्स से फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू. सो हम परसेंटाइल है, परसेंटाइल में we want to calculate the 25th percentile that represents our first quartile. So यहाँ पे simply 25 लिखेंगे and then we can run. So कुछ calculations है जिसमें additional configuration लगानी होती है. जैसे sum काफी straight forward है कि बस total निकालना है. But percentile में we need to specify कि किस तरीके से percentile निकालना है. Likewise ये action properties आपके finance functions में काफी आती है. So finance function में for example आपको compound interest निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट कस्टमाइजेबल होता है, वो आपको खुद स्पेसिफाई करना होता है. सो आई थिंक इसमें ओके कंपाउंड इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है, बट अनदर फंक्शन यू हैव नेट प्रेजेंट वैल्यू. यू कैन अगेन लुक इट अप, थोड़ा फाइनेंस डोमेन से रिलेटेड है. सो यहाँ पे यू नीड टू आइडेंटिफाई, मतलब खुद से आपको कॉन्फ़िगर करना होता है कैलकुलेशंस. सो जैसे रेट क्या होगा आपका इन्वेस्टमेंट का, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो. एंड आई थिंक इसके अंदर कोई डेट के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है. सो आप अपनी डेट फील्ड चूज कर सकते हो कौन सी. सो अलग अलग फंक्शंस में आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि कैसे उनको कॉन्फ़िगर करना है. एंड जैसे फाइनेंस फंक्शंस हैं, दीज आर यूज्ड इन अगेन सम फाइनेंस फिनटेक कंपनी और समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे आई कैन एक्सप्लेन कि ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं है. बट इफ यू गो इनटू अ कंपनी जहाँ पे ये सारे यूज हो रहे हैं, तो आपको वो समझा भी देंगे कि क्या रेलेवेंस है इनका. आपका काम होगा कि जस्ट टू अंडरस्टैंड ये क्या काम करते हैं एंड टू कॉन्फ़िगर देम. सो एज अ ऑल्टेक्स डेवलपर आपका, या इवन एज अ डेटा एनालिस्ट, अगर आपका काम ऑल्टेक्स में होता है, they will explain you कि if you get hired in a finance company without having any prior background, so they will help you out with कि ये सारे functions क्या represent करते हैं and how to use them properly. ठीक है. So action properties में clear है क्या है summarize rule. सारे functions के लिए नहीं होता, कुछ calculations के लिए जहाँ पे एक additional customization नहीं होती है. Okay. सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी. अगर आप प्रॉफिट पे 25% परसेंटाइल निकाल रहे हैं जैसे अभी आप हाँ. निकाल रहे थे, तो वो उसका जो आउटकम आएगा वो उससे हम क्या समझेंगे, उसको क्या फिगर आउट करेंगे हम, अगर 25% परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो क्या वो So एक नंबर है? या एक नंबर होगा. So इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स से आप निकालते हो एवरेज ऑफ प्रॉफिट, राइट. ओके. सो अब एवरेज में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके जो आउटलायर वैल्यूज हैं, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है डेटा सेट में, ओके. वो आपकी एवरेज वैल्यू को बहुत ही इम्पैक्ट कर सकती है. यस. सो फॉर एग्जांपल जैसे आई थिंक क्रिकेट में होता है कि सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को जब एग्रीगेट करके हम टीम का एवरेज निकालते हैं. सो अगर कोई प्लेयर है जो बहुत ही गंदा परफॉर्म करता है, वो पूरी टीम का एवरेज भी काट देता है, राइट. यस. तो लाइकवाइज इन एनालिसिस अगर आप एवरेज यूज करते हो, एवरेज वट एवर जिस भी चीज़ का एवरेज निकाल लो, जैसे प्रॉफिट का निकाल लो, तो अगर मेरी 90% ट्रांजैक्शंस में बहुत ही हाई प्रॉफिट आ रहा है, बट एक ट्रांजैक्शन है जिसमें दिखा रहा है कि देयर इज -50,000 प्रॉफिट, मतलब लॉस बेसिकली, तो आपकी जो ओवरऑल कैलकुलेशन होगी प्रॉफिट की, वो बहुत ही मतलब एवरेज बहुत कम दिखाएगा क्योंकि -50,000 बाकी सारे वैल्यूज को ट्रम्प कर देता है. तो ऐसी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, सो एवरेज क्या बताते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक सिंगल फिगर जो हमारे पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर ले, राइट. सो आपका एवरेज इज नॉट रिप्रेजेंटिंग योर क्लास एज वेल, राइट. अगर हम इसकी जगह मीडियन निकालें, तो मीडियन हमने देखा इट इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू. ऐसे ऐसी एक वैल्यू जो हमारे डेटा सेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो ये एक सेंट्रल वैल्यू जो बहुत ही रिलायबली हमारे क्लास को डिनोट करेगी, राइट. तो इसमें क्या हो रहा है, पहले आपके डेटा सारा सॉर्ट होगा इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड यस. जो बिल्कुल वो वाली वैल्यू जो 50th पोजीशन पे या उस पोजीशन पे जो आपके डेटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मीडियन विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर वैल्यू. सो इसको थोड़ा बेटर देखने के लिए आई गिव एन एग्जांपल. लेट्स से यहाँ पर 7 वैल्यूज हैं. सो
ठीक, ये हमारी वैल्यूज है। अब इसको अगर मैं एवरेज निकालूं डायरेक्टली, एवरेज बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के सिंपली इनका एवरेज हमें कैलकुलेट करके दे देगा। सो लेट्स से ये हमारी होगी प्रॉफिट फॉर मंडे। मंडेज में हमारा जो प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है वो इतना रिकॉर्ड हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो मंडे का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है हिस्टोरिकली वो ये दिखा रहा है 42.8। ठीक है, अगर मैं इसका मीडियन निकालूं, सॉरी, इसका अगर मीडियन निकालते हैं हम लोग, मीडियन होगी मेरी वो वैल्यू जो मिडिल मोस्ट है, जो डेटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मेरी जो फोर्थ वैल्यू है दैट इज माई मीडियन। ये हो गई एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। सो दिस वैल्यू इज माई मीडियन 45। अब अगर आप कोई रिपोर्ट बनाते हो, लेट्स से आप एक फाइनेंस रिपोर्ट बना रहे हो ऑन अ मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस, तो ये नंबर ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या फिर ये नंबर 45 वाला लगता है? यस। क्योंकि एक मंडे में हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, इसलिए इसने क्या करा, पूरे क्वार्टर की परफॉर्मेंस खराब कर दी बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। पर जब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन क्या करता है, उसने आउटलायर्स को लिया ही नहीं, इसमें बस एक पर्टिकुलर वैल्यू पिक हो रही है। एवरेज के केस में क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज ही कंसिडर हो रही है। तो अगर आपके डेटा सेट में आउटलायर्स होते हैं, वो आपकी फाइनल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को बहुत ही बिगाड़ देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम अगर मीडियन निकालें, हमें एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि 45 के आसपास ही हमारी ज्यादातर वैल्यूज आते थे। यहाँ पे बस एक वैल्यू -100 आ रही है विच इज एन आउटलायर, तो पूरा परफॉर्मेंस ही बिगड़ गया, राइट। सो ऐसे ही क्वार्टाइल भी होता है। क्वार्टाइल आपको बताएगा कि ऐसी वैल्यू जो आपके पूरे डेटा सेट को 1/3 के रेशियो में डिवाइड करे। सो इसमें आपका फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया थिंक ये वाला, दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल। एंड अगर सो क्वार्टाइल्स रेलेवेंट कहाँ पे आते हैं कि अगेन जो भी क्वांटाइल की कैलकुलेशन होती है उसमें आपका डेटा पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। ये सारे अंडरलाइन क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन में होते हैं। सो क्वार्टाइल्स कहाँ पे काम आते हैं, क्यों इतने कॉमनली यूज्ड है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल से लेके फोर्थ क्वार्टाइल के बीच में जो डेटा आ रहा है आपका, ये आपका 50% डेटा सेट रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर और फोर्थ क्वार्टाइल के बाद जो वैल्यूज हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड आउटलायर्स, या बहुत ही कम फ्रीक्वेंटली अगर करेंगी। पर इन दोनों के बीच में जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा करो, तो 50% डेटा आपका इससे आपको मिल जाता है बेस्ड ऑन द डेटा बिटवीन फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। यस। तो अगेन क्वार्टाइल्स का करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25%, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टाइल इज द नेक्स्ट 25%, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल इज द नेक्स्ट 25%, एंड थर्ड क्वार्टाइल से लेके लास्ट तक आपका फाइनल, राइट। सो ये 25% प्लस ये 25%, यहाँ पे आपका 50% डेटा आता होगा। तो अगर आप एनालिसिस इसका करते हो, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा डेटा पॉइंट्स हैं rather than these two, तो आपका एनालिसिस काफी डिफरेंट आएगा, काफी प्रॉमिसिंग हो सकता है। दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट योर एनालिसिस बेसिकली। अगर आप ओवरऑल सारे डेटा को एनालाइज करोगे तो बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर भी आएगी, बट ऑल्सो वो जो एनालिसिस होता है दैट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर्स, तो वो इतना रेलिवेंट या एक्यूरेट नहीं होगा कंपेयर टू अगर हम अपने जो रेलिवेंट डेटा पॉइंट्स हैं उन्हीं को एनालाइज करें। सो थोड़ा और अगर इसको समझना है तो जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत ही एफर्ट लगाते हैं क्योंकि दे वांट अ जॉब, कुछ क्लाइंट्स हैं जो बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाते। अब ओवरऑल हमें ये असेस करना है कि प्लेसमेंट्स में कितना टाइम लगता है। हमें ये पॉइंट ऑफ एनालिसिस चाहिए, जो जैसे कोई नया क्लाइंट आता है उनको ये जानने का है कितना टाइम लगता है एवरेज, आप कितनी जल्दी मुझे जॉब मिलती है अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। तो मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए होगी, एक फिगर चाहिए होगा, राइट। अब अगर मैं उन क्लाइंट्स को कंसिडर करूँ जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, तो उसमें एक्चुअली उनकी गलती है कि वो खुद नहीं एफर्ट लगा रहे, तो हम चाहे कितना भी पढ़ा लें कुछ फायदा नहीं। एंड अगर मैं उन क्लाइंट्स को कंसिडर करूँ जो बहुत ओवर द टॉप पढ़ते हैं, जो दिन में 20-20 घंटे पढ़ते रहते हैं, राइट,
तो जो मेरा फाइनल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आएगी वो बहुत ही मिसलीडिंग हो सकती है। पर मेरे जो 50% क्लाइंट्स होंगे वो एवरेज परफॉर्म कर लेंगे कि हाँ वो ढंग का एफर्ट लगा लेते हैं जितना नॉर्मल होता है, एंड वो पढ़ भी रहे हैं और पर ओवरलोड ऑफ एफर्ट नहीं लगा रहे। तो अगर मैं इस डेटा सेट के बेसिस पे एक फिगर ढूंढ को यार अगर आप इतना हमारे यहाँ से प्लेसमेंट्स होती है इतने टाइम में, वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा, राइट, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा कंपेयर टू कंसिडरिंग आउटलायर्स ऑल्सो। सो क्वार्टाइल्स आपको इसमें हेल्प करते हैं ज़्यादातर कि टू अंडरस्टैंड द डेटा बेटर। परसेंटाइल्स भी, परसेंटाइल आपने काफ़ी सुना होगा आई थिंक, जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें 10 परसेंटाइल, सो एंड सो परसेंटाइल आता है। सो ऐसे ही इन normal analysis also percentiles are used for the same purpose, ranking calculus. And how to calculate percentiles वो आप you can do using summation in all cases, ठीक है। cool, so next आते हैं हम लोग join tool पे। ये आपको join category में मिलेगा and इसके लिए आपको returns table import करनी होगी। so import the returns table as well। जब ये टेस्टिंग डेटा उठाते हैं बड़े डेटा सेट से, तो ऐसे परसेंटेज नहीं भरेंगे। हाँ, वो पर वैसे आपके डिपेंड करता है कि डेटा सेट में आउटलायर्स होंगे या नहीं। अगर आउटलायर्स नहीं होंगे तो पूरा डेटा इज विल गिव यू अ बेटर पिक्चर। फिर उसको बेसिक भी कर देंगे हाँ, टेस्टिंग। क्योंकि सारा जो डेटा है वो थोड़ा आसपास ही लोकेटेड है। अगर आप जैसे इसको देखते हो ये वाले जो डेटा पॉइंट्स है, इसमें मोस्टली जो है पॉइंट्स हमारे रफली अराउंड पॉजिटिव वैल्यूज हैं, राइट, 40 के आसपास ही लाई करते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज टू। पर -100 एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वैल्यू है। तो लाइकवाइज अगर आपके डेटा सेट में बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम डेटा है, अगर उसमें आउटलायर्स नहीं है तो आप पूरे डेटा को एनालाइज करोगे। बट अगर आउटलायर्स होते हैं एंड दे इम्पैक्ट योर एनालिसिस तो यू रिमूव द आउटलायर्स, वो आपको ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस है। राइट, सो हम जॉइन टूल आते हैं एंड इसमें आप देखोगे देयर आर 2 इनपुट एंकर्स एंड 3 आउटपुट एंकर्स। सर आप आउटलायर बोल रहे हो, ये अपसाइड वैल्यू को बोल रहे हो क्या? सॉरी, सर आप आउटलायर बोल रहे हो सर, जो वैल्यू मतलब उस रेंज में नहीं है, मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है उससे बियॉन्ड है सर, मतलब हाँ ये एक्सट्रीम। ऐसी कोई वैल्यू जो ज्यादातर अकर नहीं करती पर कभी कभी अकर कर सकती है। सो समथिंग लाइक जैसे आपके मंथली बैंक स्टेटमेंट में अगर एक महीने बोनस आ जाता है तो दैट बोनस का क्रेडिट होने से आउटलायर, क्योंकि हर महीने बोनस नहीं आता, एक साल में एक बार ही आता। लाइकवाइज अगर आपने मान लो लेट्स से शादी होती है घर में, तो हम लोग बहुत सारे पैसे उसमें लाइक वी डेबिट, सो जो डेबिट ट्रांजैक्शन है वो एक बार ही 5 साल में एक बार ही कभी अकर होगी, फ्रीक्वेंटली नहीं अकर होगी। सो जो डेबिट ट्रांजैक्शन है दैट इज एन आउटलायर, कि हमने 2 लाख खर्च कर दिया है होटल बुकिंग एंड सो ऑन। राइट, सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यू नोटिस कि जॉइन टूल में, नॉर्मल जॉइन टूल जो है उसमें 2 इनपुट एंकर्स हैं और 3 आउटपुट एंकर्स हैं। सो जॉइन टूल के थ्रू आप 2 टेबल्स को कंबाइन कर सकते हो या जॉइन लगा सकते हो उनको। इसमें किसी भी एंकर पे आप कोई भी टेबल लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो मैंने क्या करा है, एल वाले एंकर पे या लेफ्ट एंकर पे ऑर्डर टेबल लगा रखी है, और आर एंकर यानी कि राइट एंकर पे मैंने अपनी रिटर्न टेबल लगा दिया। एंड मुझको जो मेरी ऑर्डर टेबल है वहां पे रिटर्न का कोई कॉलम नहीं, तो मुझे नहीं पता वेदर ऑर्डर वाज रिटर्न और नॉट। ये वाला इन्फॉर्मेशन मेरा रिटर्न टेबल में आता है। इसलिए आई वांट कि मेरे पास एक रिजल्टेंट टेबल आ जाए जिसमें मेरा रिटर्न का कॉलम और जो मेरे ऑर्डर्स का सारा डेटा है वो एक साथ हो, एक ही टेबल में। तो मैं जॉइन टूल लगा रहा हूँ यहाँ पे। जॉइन टूल में आई वांट जो ऑर्डर रिटर्न हुआ है उसके सामने आ जाए यस, और जो नहीं हुआ उसके सामने मैं खुद नो लगा दूँ। सो हम पहले इन दोनों को कंबाइन कनेक्ट करते हैं जॉइन टूल से, और इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है, की वैल्यू, उसके बेसिस पे हम जॉइन लगाते हैं। सो दोनों में ऑर्डर आईडी आ रहा है, ऑर्डर आईडी चूज कर लेंगे, इसको रन करते हैं।
एंड रन करने पे आपके जो 3 एंकर्स हैं, आउटपुट एंकर, अगर आपने लेफ्ट टेबल पे ऑर्डर्स टेबल लगा रखी है, तो जो आउटपुट में एल एंकर है वहां पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखेंगे। अगर आपने राइट या आर एंकर में ऑर्डर्स टेबल लगा रखी है, तो जो आउटपुट में आर एंकर है वहां पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखेंगे ऑर्डर्स टेबल के। सो एल और आर एंकर आपको दिखाते हैं लेफ्ट अनजॉइंड रिकॉर्ड्स और या राइट अनजॉइंड रिकॉर्ड्स। तो मतलब बेसिकली एल में मुझे वो दिख रहे हैं, वो वाले ऑर्डर आईडीज या वो वाले ऑर्डर आईडी की रोज जो मेरे रिटर्न टेबल में एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी लेफ्ट टेबल अपनी ऑर्डर्स टेबल कर रखी है। तो वो वाले रिकॉर्ड्स इन माय लेफ्ट टेबल जिनका वैल्यू मेरे राइट टेबल में एग्जिस्ट हुआ। लाइकवाइज लेट्स से मैंने ऑर्डर्स टेबल को आर एंकर पे लगाया होता, सो सेम चीज, वो वाले रिकॉर्ड्स जो मेरे ऑर्डर्स या राइट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं पर मेरी लेफ्ट या रिटर्न टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मुझको आर एंकर पे दिख जाते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मेरे केस में एल एंकर में मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और आर पे मेरे पास 0 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड सारे ऑर्डर्स जो मेरे रिटर्न टेबल में हमने रिकॉर्ड करे हुए हैं वो सारे ऑर्डर्स मेरे ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट होते हैं, तभी यहाँ पे ये ब्लैंक टेबल आता है। लेट्स से कोई ऑर्डर होता है जैसे जो यहाँ पर है रिटर्न टेबल में पर ऑर्डर टेबल में नहीं है, तो फिर वो वाला रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। कमिंग ऑन टू द जॉइन एंकर या जे एंकर, ये आपका इनर जॉइन रिप्रेजेंट करता है। सो एसक्यूएल में आपका जो नॉर्मल जॉइन होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस जे एंकर। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 800 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये वाले जो ऑर्डर आईडीज हैं सिर्फ ऑर्डर शेयर में सिर्फ 800 रोज में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसने मुझे इनर जॉइन दे दिया। सर ये क्वेश्चन है मेरा हाँ कि जी। आप जब हम राइट ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे 800 रिकॉर्ड आना चाहिए था, बिकॉज जब हम एसक्यूएल में राइट ज्वाइन करते हैं तो 800 रिकॉर्ड दिखाता है, बिकॉज देन इट इज ज्वाइनिंग ऑन बेसिस ऑफ द राइट टेबल ऑफ रिटर्न। यहाँ पे वो ब्लैंक क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये दिखा रहे अनजॉइंड रिकॉर्ड्स, वो वाले रिकॉर्ड्स जो आपके राइट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं पर लेफ्ट में नहीं करते। बट तो रूल तो ये होता है ना कि अगर लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं तो लेफ्ट के सारे और राइट में जो कॉमन है वो। और हाँ, अगर वो लेफ्ट सारे- जॉइन होता है, दैट इज डिफरेंट। लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन इज डिफरेंट। लेफ्ट अनजॉइन और राइट अनजॉइन डिफरेंट होता है। अच्छा ये अनजॉइन है। हाँ, अनजॉइन है ये। ओके। सर इससे पहले जो आप बता रहे थे एक बार दोबारा समझाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। क्या चीज? जैसे आपने क्या बोला कि इसे हम राइट पे क्लिक करेंगे, आर पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक आया पूरा हमारा जो रिजल्ट है। हाँ जी। तो इसका ये मतलब हुआ कि राइट इसका में ये हम मतलब हुआ कि जो ऑर्डर आईडी मेरे रिटर्न टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, सो देयर आर 296 ऑर्डर आईडीज। जी तो ये सारे 296 ऑर्डर आईडीज मेरे ऑर्डर टेबल में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर जैसे कोई ऑर्डर आईडी होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल सो ये दो मैंने ऑर्डर आईडीज ऐड कर रहे हैं जो ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, नाउ कंसिडर कि मेरी अपडेटेड रिटर्न टेबल है, हमें बैकएंड मतलब हमें ये वाली टेबल मिली। फॉर एग्जांपल इसमें दो रिकॉर्ड आईडीज हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, विच आर दीज टू। ये हमारे yes, ऑर्डर टेबल में नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, इस पे ज्वाइन लगाता हूँ। सो ये वाली जो दो ऑर्डर आईडीज हैं ये ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते पर रिटर्न टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई मुझको ये आर
या राइट अनजॉइंट वाले एंकर पे दिखता है। लाइकवाइज लेफ्ट अनजॉइंट में मेरे को वो वाले सारे ऑर्डर आईडीज दिखते हैं या वो वाले सारे ऑर्डर आईडी की रोज दिखते हैं जो मेरी रिटर्न टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये वाले ऑर्डर्स रिटर्न नहीं है। और इनके इनर जॉइन में मेरे को दिख रहा है वो वाले सारे रोज जो ऑर्डर्स रिटर्न हो चुके। ओके, ठीक है, गुड। सो व्हाट वील डू इज, हमें चाहिए हमारा जो एनालिसिस है दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्डर्स व्हिच वर रिटर्न एंड व्हिच वर नॉट रिटर्न, तो सारे ही ऑर्डर्स। अब जो इनर जॉइन है वो तो मुझे दे रहा है सिर्फ वो वाले रोज जहाँ पे ऑर्डर्स रिटर्न है, पर मुझे ये वाला डेटा भी चाहिए अपने एनालिसिस के लिए। इनके सामने हम बता सकते हैं रिटर्न इज नो, राइट। सो इनको कंबाइन करने के लिए मुझे यूनियन लगाना पड़ेगा ताकि ये जो दो टेबल्स आ रहे हैं दे बिकम वन टेबल। सो हम लोग यूनियन टूल लाते हैं। ठीक है, यूनियन टूल का आप देखोगे जो इनपुट एंकर है ग्रे कलर का। सो जब भी आपको ऑल्ट्रिक्स में किसी भी टूल पे ये ग्रे वाला एंकर दिखता है, इट मीन्स कि आप इस टूल में 32 टेबल्स कनेक्ट कर सकते हो एट वंस। सो लेट्स से अगर आपको फॉर सम रीजन आपको 100 टेबल्स को यूनियन करना है इन ऑल्ट्रिक्स, सो आप एक टाइम पे 32 टेबल्स को कंबाइन कर सकते हो। ये आपको रिजल्ट में एक टेबल देगा, देन द नेक्स्ट 31 टेबल्स प्लस ये जो यूनियन वाली है वो, एंड सो ऑन। तो जितनी बारी भी आपको लगता है तो मल्टीपल यूनियन टूल्स यूज करनी पड़ेंगे। ठीक है, सो यूनियन टूल में हम लोग एक तो लगा देते हैं अपने लेफ्ट अनजॉइन वाले रिकॉर्ड्स और इनर जॉइन वाले रिकॉर्ड्स। ये अब मुझको दे रहे हैं मेरे ओरिजिनल जो नंबर और रोज थे वो। एंड इसमें आप देखोगे कि जो लेफ्ट अनजॉइन वाली टेबल है, जस्ट से राइट, सो जो लेफ्ट अनजॉइन वाली टेबल है इसमें मेरे पास कोई रिटर्न का कॉलम नहीं है। यहाँ पे जो ऑर्डर स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं कॉलम सिर्फ वही आ रहे हैं, पर जो इनर जॉइन वाली टेबल है वहाँ पे रिटर्न का कॉलम है, राइट। मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है डुप्लीकेट वाला वो डीसेलेक्ट कर दिया, तो इससे सिर्फ एक ही ऑर्डर आईडी आ रहा है। जब मैं इन दोनों को यूनियन करता हूँ तो मेरे पास रिटर्न वाला कॉलम भी आ रहा है और जो ओरिजिनल कॉलम है वो भी आ रहे हैं सारे। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो इस टेबल एक ही टेबल है, उसमें रिटर्न का कॉलम ऐड हो रखा है। एंड इसमें अगर आप हेडर के नीचे थोड़ा होवर करोगे जो बैंड बना हुआ है, ये दिखाएगा कि कुछ वैल्यूज में नल आ एंड कुछ वैल्यूज पॉपुलेटेड है, ओके। तो जहाँ पे भी ये सारे वो वाली वैल्यूज आपकी पॉपुलेट होगी जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था, बेसिकली जो ये वाले लेफ्ट अनजॉइन वाले रिकॉर्ड्स है वहाँ पे आपका रिटर्न कॉलम ऐड हो गया पर नल की तरह ऐड हो गया, राइट। सो जब आप ऑल्ट्रिक्स में यूनियन करते हो इट डज नॉट मैटर कि आपके सेम नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, पर एसक्यूएल में आपके सेम नंबर ऑफ फील्ड्स होने चाहिए जब यूनियन करते हैं। ऑल्ट्रिक्स में दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। ऑल्सो इन एसक्यूएल आपका जो डेटा टाइप है सारी फील्ड्स का वो मैच करना चाहिए, पर ऑल्ट्रिक्स में दैट डज नॉट मैटर। ऑल्ट्रिक्स में आपके अलग अलग डेटा टाइप हो सकते हैं, वो सारे एक के ऊपर एक स्टार्ट हो जाएंगे, यूनियन हो जाएंगे। ओनली डिफरेंसेस की जो आपकी आउटपुट टेबल होगी, तो जैसे मान लो आपने फॉर सम रीजन आपने दो टेबल्स को यूनियन करा, उसमें जो पहला कॉलम है ऑर्डर डेट का है एंड जो दूसरा कॉलम है दैट इज ऑल्सो ऑर्डर डेट, पर उसमें ऑर्डर डेट आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो उसमें इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मेट जो ऑर्डर डेट है वो लिखिए 19 दिसंबर 2020, सो स्ट्रिंग वैल्यू लिखिए। अब दोनों का हेडर सेम है तो वो एक ही नीचे एक स्टार्ट हो जाएंगे, पर उसका जो डेटा टाइप होगा फाइनल वो होगा स्ट्रिंग, क्योंकि ऑल्ट्रिक्स ट्राई करेगा कि जितनी वैल्यूज रह पाए रिटेन हो पाए वो सारी में रखूँ, तो जो बेस्ट फिटिंग डेटा टाइप होगा वो असाइन करता है खुद से। सो इससे कभी कभी एरर्स भी आ सकते हैं, कभी ये एडवांटेजेस भी हो सकता है कि आपका अगर बहुत ही खराब डेटा आ रहा है आपको उससे कंबाइन करना है तो वो कंबाइन कर देगा हेडर्स के बेसिस पे, बट डेटा टाइप आपको फिर क्लीन अप करना पड़ेगा, विच इज़ अ प्रॉब्लम जो आप पॉलिटिक्स में बहुत बारी फेस करोगे। खराब डेटा आ रहा है आपको ईटीएल पाइपलाइन बनानी, यू नीड टू फॉर्मेट क्लीन अप डेटा। सो इन दीज केसेस यूनियन टूल यहाँ पे काम आ जाता है।
कि अगर हेडर सेम है तो फिर ये कंबाइन कर देगा। ऑल्सो ऑल्ट्रिक्स में जो यूनियन टूल है वो आपके डुप्लीकेट रोज को रिमूव नहीं करता, तो इसमें डुप्लीकेट्स रह जाते हैं। तो जैसे एसक्यूएल में यूनियन ऑल यूज करते हैं, राइट? ऑल्ट्रिक्स में यूनियन टूल यूनियन ऑल परफॉर्म करता है। स्क्रीन दिखा देगा ये। एक सेकंड, इसमें यूनियन पे क्लिक करो, रिटर्न के नीचे होवर करो। नहीं, रिटर्न का जो हेडर है उस पर बस होवर करो। रिजल्ट विंडो पे रिटर्न का जो हेडर है, हाँ ओके। इसमें वो देना एक्सेस जरा। अच्छा 2 मिनट दो, आई कमेंट करो। राइट, सो यूनियन की वाली कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। मोस्टली आपको इसे कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, बिना कॉन्फ़िगरेशन के काम कर जाएगा। इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है कि पहला ऑप्शन आता है इसमें ऑटो कॉन्फ़िग बाय नेम। इस ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला इज द डिफॉल्ट वन, ऑटो कॉन्फ़िग बाय नेम। तो अगर दोनों टेबल्स के हेडर्स मैच कर रहे हैं, ये उन कॉलम्स को यूनियन कर देगा बेसिकली। दूसरा है ऑटो कॉन्फ़िग बाय पोजीशन। सो बेस्ड ऑन द पोजीशन कि कहाँ पे आपका कॉलम अकर हो रहा है, प्लेस हो रहा है, उसके बेसिस पे यूनियन कर देगा। सो लेट्स से एक टेबल में रो आईडी पहले आ रहा है, दूसरी वाली टेबल में ऑर्डर आईडी पहले आ रहा है, तो ऑटो कॉन्फ़िग बाय पोजीशन में ये रो आईडी और ऑर्डर आईडी को यूनियन कर देगा। एंड इन केस ऑफ ऑटो कॉन्फ़िग बाय नेम, अगेन अगर रो आईडी पहले आता है एक टेबल में, दूसरी टेबल में ऑर्डर आईडी पहले आता है, तो ये बस हेडर नेम्स को कंपेयर करके फिर यूनियन करेगा। आपका एक और ऑप्शन है मैन्युअली कॉन्फ़िगर फील्ड्स। मैन्युअली कॉन्फ़िगर फील्ड्स में आप खुद से यहाँ पे चूज कर सकते हो आपको कैसे यूनियन करना है। सो आप सिंपली अपने हेडर पे क्लिक करके यू कैन मूव इट अराउंड जैसे भी आपको कॉन्फ़िगर करना है। ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। एक तो ये हो गया कि क्या किस किस तरीके से आप कर सकते हो यूनियन। वील स्टिक विद ऑटो कॉन्फ़िग बाय नेम फॉर नाउ। उसके अलावा देर इज अनदर ऑप्शन कि अगर आपके टेबल्स का स्कीमा अलग अलग होता है, जैसे मोस्टली ये केस होगा कि आपका स्कीमा डिफरेंट है, राइट? सो अगर व्हेन फील्ड्स डिफर, आप या तो एरर प्रोड्यूस कर सकते हो कि आपको अपना वर्कफ्लो उसी टाइम रोकना है, या फिर यू कैन क्रिएट अ वार्निंग, या फिर इग्नोर कर सकते हो। तो कोई ऐसे मैसेज नहीं आएगा यहाँ पे जब रन करोगे। इग्नोर करने पे कोई मैसेज नहीं आएगा, वार्निंग पे यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएंगे कि देयर इज अ डिफरेंस इन द स्कीमा। और एक और ऑप्शन है आउटपुट ऑल फील्ड्स। सो जैसे अभी हमने देखा कि एल लेफ्ट अनजॉइंड वाले जो आउटपुट है उसमें रिटर्न कॉलम नहीं आता, पर इनर जॉइन वाले में आता है, राइट? सो यूनियन टूल में अभी चूज हो रखा है आउटपुट ऑल फील्ड्स, इससे सारे ही कॉलम्स ऐड हो गए। अगर हम आउटपुट कॉमन सबसेट ऑफ फील्ड्स करते हैं, इसको रन करते हैं, सो अब मेरे आउटपुट पे रिटर्न कॉलम नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों टेबल्स में से वो वाले हेडर्स को ला रहे हैं जो दोनों में एग्जिस्ट है। ठीक है, सो आउटपुट ऑल फील्ड्स। इसका जो लास्ट ऑप्शन है दैट आउटपुट ऑर्डर। सो आउटपुट ऑर्डर से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन से टेबल के रोज पहले आएंगे, कौन से टेबल के रोज बाद में आएंगे। अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, जो भी आपका टेबल पहले रेडी हो जाएगा, सो जैसे जैसे आपका वर्कफ्लो रन होता है अलग अलग एंकर्स पे अलग अलग टाइम पे डेटा अवेलेबल होगा। सो अगर मेरी लेफ्ट अनजॉइन वाली रोज पहले प्रिपेयर होगी, टेबल पहले बन जाती है, वो ऑटोमेटिकली मेरी पहले सेट ऑफ रोज होगी। फिर उसके बाद मेरा जे एंकर वाली जो इनर जॉइन वाली रोज है वो आ जाएंगी। बट अगर मेरा इनर जॉइन वाली रोज पहले बन जाती है तो दे विल कम फर्स्ट, उसकी सारी रोज पहले आ जाएंगी, एंड देन लेफ्ट अनजॉइन वाली रोज आएंगी। सो ऑर्डर ऐसे फिक्स होता है। अगर आप इसको सेट कर देते हो, तो अगर हम इसको एनेबल कर दें,
अब क्या होगा कि बेस्ड ऑन द पोजीशन, तो जैसे पहला वाला मेरा आ रहा है, ये जो लेफ्ट अनजॉइंट है वो, सेकंड वाला कनेक्शन इसमें इनर जॉइंट। ये पहले वेट करेगा कि लेफ्ट अनजॉइंट की टेबल बन जाए पूरी। जैसे ये बन जाती है वो, दैट विल बी फर्स्ट सेट ऑफ रोज, देन इनर जॉइंट वाली रोज प्रिपेयर होगी, और जैसे ये बन जाती है वो मेरे सेकंड सेट ऑफ रोज हो जाएंगे। सो ये वाला ऑप्शन क्या करता है, ये आपका एक पॉज इंट्रोड्यूस कर देता है वर्कफ्लो में। तो जब तक सारे बेस्ड ऑन द ऑर्डर, जैसे जैसे एक एक टेबल रेडी होती है, ये वेट करता है कि पहले वन रेडी हो जाए फिर मैं टू पे जाऊँ। तो ये आपका वर्कफ्लो स्लो कर देगा बिकॉज इट एड्स अ पॉज। ठीक है। सो इन सम केसेस यूजफुल है कि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए आपके डेटा कंबाइन। इन मोस्ट केसेस हमें ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बैकएंड में ही डेटा थ्रो करना होता है। ठीक है। सो यूनियन के बाद बस एक, सो यूनियन करने के बाद आपका जो रिटर्न का कॉलम बना है, ट्राई टू असाइन नो की वैल्यू टू ऑर्डर्स व्हिच वर नॉट रिटर्न। ठीक है। इसको नहीं डिस्कस सर, करते हैं। मेरे को कुछ एरर मैसेज आ रहा है। एरर तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मेरे पास है ना, कॉलम वैल्यू नहीं आ रही है, रिटर्न मेरी सारी नल आ रही है। एक बार दिखाऊं क्या सर? एक सेकेंड, लेट मी गेट बैक टू यू। ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स। सो ये आपका जो गैस वाली हो सकती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। Yes, you can show your screen. सर वो हो गया मेरा। वो एक्चुअली बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए खुद ही। मेरे को बस एक डाउट था। हाँ जी। ओके, हमें नेक्स्ट करना था कि जहाँ पे रिटर्न का वैल्यू नल है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं है वहाँ पे भी असाइन है नो। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला टू लगा के रिटर्न का जो कॉलम पहले से ही बना हुआ है, हमें बस उसे ओवरराइट करना है। सर वो नल वैल्यूज आ रही हैं, उसका क्या करना है सर? आप एक बार ही बस ये देख लो, चेक करो कि गेट अ समराइज टूल एंड चेक वेदर सारे ही नल आ रहे हैं या फिर कुछ इसमें येस के रिकॉर्ड्स हैं। सो समराइज टूल में
रिटर्न पे ग्रुप बाय लगाया। सो यहाँ पे कुछ जगह पे ये सारे जहाँ पे ये सारे दैट इज बियॉन्ड आवर प्रीव्यू वाला रोज। जैसे मेरे केस में 4200 रोज दिखा रहे हैं, तो जो येस वाले रिकॉर्ड्स हैं दे आर कमिंग आफ्टर द 4200 रोज। पुनीत सर एक क्वेश्चन और था प्लीज। हाँ जी। ये रिकॉर्ड जो कॉलम है डेटा के अंदर, हाँ जी। रिकॉर्ड की जो जहाँ पे अपन ने यूनियन लगाया था उसके लेफ्ट हैंड साइड में वो एरोज आ रहे हैं, वहां पे साइंस आ रहे हैं, एरो साइन। तो वो दो तरीके के, तीन तरीके के आ रहे हैं सर, ये वाले जो लेफ्ट हैंड में रिकॉर्ड के बिल्कुल पास में, हाँ हम्म। ये वाले। सो व्हाट डज दैट डिनोट? बिकॉज मिडिल वाला जो आ रहा है ना, वो मेरे को रिटर्न टेबल का यस दिखा रहा है, जो जो रिटर्न हुए हैं। फिर सबसे नीचे वाला एरो वो आउटपुट के अंदर जो वहां पे अभी है, वो दिखा रहा है कि सारी की सारी रोज जो भी है नल और रिटर्न। इसका मेरे को मतलब थोड़ा सा वो बताइए, सिग्निफिकेशन, सिग्निफाई क्या कर रहा है ये? आपके जो टूल के इनपुट्स हैं वो डिनोट करते हैं। सो पहले वाला जो इनपुट है वो बता रहे हैं कि ये टेबल आपका लेफ्ट अनजॉइन वाले एंकर से आ रहा है। देन सेकंड वाला जो एंकर आइकन है ये डिनोट कर रहा है कि इस टूल से जो सेकंड कनेक्शन बना हुआ है उसमें क्या टेबल आ रही है। एंड आउटपुट वाला जो बटन है या ये वाला जो एंकर का बटन है ये आपको दिखा रहा है कि आउटपुट एंकर में क्या टेबल आ रहा है। ओके, हमेशा हम आउटपुट टेबल के ऊपर ही देखेंगे ना? यस। राइट, सो हमें अपना रिटर्न वाला कॉलम ओवरराइट करना था। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस। पहले तो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला। अगर मेरी रिटर्न कॉलम में वैल्यू नल है तो नो असाइन करना, अदरवाइज जो वहाँ पे वैल्यू पहले से वही रहने देनी। हाँ। इसका दूसरा तरीका ये है, मतलब सिमिलर ही है तो थोड़ा और कंसाइज वे टू राइट इट। एक इसमें पॉलिटिक्स में इफ फंक्शन है, आई थिंक टैबलो में भी आपने देखा होगा शायद ये। सो इफ। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी। जैसे ये ज्वाइन कर रहे थे हम, जैसे फिल्टर में देखते थे एक ट्रू वैल्यू होती थी एक फॉल्स वैल्यू होती थी, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ज्वाइन हो रहा है वो तो जे पे आ रहा है, लेकिन जो बचा हुआ है वो लेफ्ट में चला जा रहा है, लेफ्ट टेबल पे, और राइट का राइट में, ऐसा है क्या? हाँ जी। ओके। और फिर अगर उन दोनों को कंबाइन करना है, जैसे राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट में, और उन दोनों को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम ज्वाइन यूज करेंगे यूनियन। यस। ठीक है, जैसे एसक्यूएल में ऐसा होता था ना कि लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, इसमें ऐसा कुछ नहीं नहीं, इसमें सिर्फ जॉइन। है। ओके। राइट, इसी का एक कंसाइज वे टू राइट इट इज इफ फंक्शन है, आई थिंक टैबलो में आपने यूज करा होगा। अगर मेरा क्राइटेरिया इज ट्रू तो मुझको वहाँ पे एक आउटपुट देना है। अदरवाइज इफ माई क्राइटेरिया इज फॉल्स तो हमारे केस में जो वैल्यू वहाँ पे पहले से वही रहना। तो यू कैन राइट इधर दिस और दिस, बोथ विल वर्क द सेम वे। नहीं। ठीक है, डन। अब ये वाला जो हमने काम करा है कि जॉइंट टूल के बाद एक यूनियन टूल लगाया है जिसमें हम लोग जॉइंट टूल के आउटपुट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू क्रिएट लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन या फुल आउटर जॉइन इन ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं लेफ्ट एंकर और इनर जॉइन वाले एंकर को कंबाइन करूँ यूनियन टूल के थ्रू, ये मुझको दे रहा है लेफ्ट जॉइन। अगर मैं इनर जॉइन और राइट अनजॉइन वाले को कंबाइन करूँ यूनियन टूल यूज करके, ये मुझे दे रहा है राइट जॉइन। और अगर मैं इन तीनों एंकर्स को कंबाइन करूँ यूनियन टूल से, ये मुझको दे देगा फुल आउटर जॉइन। ठीक है, क्लियर है? तीनों एंकर्स को कंबाइन कर दो यूनियन टूल में। सर एक बार फिर से बता दो, वो जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो, मतलब पहले फॉर्मूला तो आपने ट्रैक किया नहीं, तो ऑलरेडी था वो। ठीक है।
सर वो अभी भी 100% नल वैल्यूज दिखा रहा है उसमें जॉइन में। आप क्या करो, गेट अ समराइज टूल कनेक्टेड विद योर यूनियन टूल, हम्म, और समराइज टूल में रिटर्न कॉलम पे ग्रुप बाय लगाओ। ठीक है। सो वी आर जस्ट चेकिंग कि इसमें येस वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो समराइज के आउटपुट में ये दिखा रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड्स में येस है, कुछ में नल है। सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि ये जो प्रीव्यू आ रहा है इसमें जो सारे रिकॉर्ड्स हैं दे आर नल, हम्म, राइट। रिटर्न वहाँ पे नल आ रहा है, पर 4200 के बाद के जो रोज हैं वहाँ पे मेरा येस वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सर लेफ्ट और राइट फुल आउटर जॉइन में, फुल आउटर जॉइन एसक्यूएल में कैसे लगाते हैं, फुल आउटर जॉइन लिखते थे, राइट। सो ऑल्ट्रिक्स में जनरली बताता अगर आपको कभी फुल आउटर जॉइन लगाना हो तो कैसे लगाओगे, इन तीनों को कंबाइन कर दोगे। सर एक बार फॉर्मूला और दिखा दीजिए प्लीज। या डिलीट कर दो, ऐसे ही आपने ऊपर लिखा है। सर मुझे ना अभी भी इसका सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा है। जैसे इफ का तो बहुत क्लियर होता है कि इफ दिस देन ऐसे वाला नहीं समझ आ रहा है इसका मुझे। सो यहाँ पे हमने क्या करा है मुझे रिटर्न कॉलम को मॉडिफाई करना है। अगर उसमें नल है, ठीक है, अब मुझे टेस्ट करना है कि रिटर्न कॉलम में जो वैल्यू है वो नल है या नहीं। उसके लिए हमने एक फंक्शन यूज करा है इज नल। इज नल में हम लोग क्या पास करते हैं, कॉलम जिसमें हमें टेस्ट करना है वेदर उसके रो में या सेल में नल वैल्यू है या नहीं। तो अगर मेरा रिटर्न कॉलम में कहीं पे नल वैल्यू आती है तो मुझे वहाँ पे नो असाइन करना है, और अगर कोई और वैल्यू होती है चाहे कुछ भी वैल्यू हो तो मुझको रिटर्न ही, जो रिटर्न में वैल्यू है वही रहने देंगे, मॉडिफाई नहीं करना उसे। तो ये आपका सिंटैक्स हो गया कि हमें इफ देन एल्स और एंड इफ लिखना ही होता है। बाकी बस हमने क्राइटेरिया बताई है कि अगर नल है तो वहाँ पे नो असाइन कर दो, अगर नो, अगर नल नहीं है तो वहाँ पे जो रिटर्न की वैल्यू है वही रहनी है। ओके सर ठीक है, हाँ अभी क्लियर है। अच्छा एक सर मैं ना कर रहा था तो मेरे को नॉर्मल क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने ना डेटा इंपोर्ट किया और प्रॉफिट और सेल में जैसे हमारा डेटा टाइप है डबल या फिक्स डेसिमल, और लेकिन उसमें अगर एनी वैल्यू है या एरर है या कुछ भी है DIV करके जैसे एक्सेल में आता है, उस केस में फिर कैसे रिएक्ट करेगा ऑल्ट्रिक्स? आई एम सॉरी, समझा नहीं मैं क्वेश्चन। जैसे एक डेटा मैंने इंपोर्ट किया, उसमें प्रॉफिट और सेल्स है, ठीक। तो जैसे ही डेटा इंपोर्ट किया उसमें मैंने उसका वो लगा दिया जो ऑटोमेटिक डेटा असाइन करता है उसको डेटा टाइप। तो मान लो जैसे उसमें उसने ऑटोमेटिक डेटा असाइन किया उसको डबल या फिक्स्ड डेसिमल। ओके। लेकिन अगर मेरे उन कॉलम में जैसे प्रॉफिट के कॉलम में या सेल्स के कॉलम में एनी एनी एरर या DIV ऐसा कुछ करके जो एक्सेल में आता है, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में हम उसको क्या डेटा टाइप असाइन करें? उस केस में आपको थोड़ा दूसरा एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, वो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो यू कैन वेट टिल देन। ओके। सर आई एम स्टक समवेयर, कैन यू हेल्प प्लीज? श्योर।
एक मिनट शेयर करते हैं। एक मिनट सर। ऑलराइट सर, यहाँ पे जाके यहाँ पे तो मेरा ये ज्वाइन लग गया। इसके बाद जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं रन कर रहा हूँ तो ये तो आ गया। और जब मैं आउटपुट पे जा रहा हूँ तो मेरे पास ये तीन होने चाहिए ना सर। जैसे ये लेफ्ट वाला हो गया जिसके अंदर कोई रिटर्न डेटा नहीं है। इसके अंदर मेरे पास इनर जॉइन लग गया जैसे आप बता रहे थे। और यहाँ पे मेरे पास कोई रिटर्न कॉलम नहीं है। आपने कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट कॉमन सबसेट ऑफ फील्ड्स चूज करा है, सो आउटपुट ऑल फील्ड्स चूज करो। ऑल फील्ड्स करूँ? हाँ जी। ठीक है, फिर मैं रन करता हूँ तो सब में आ जाएगा। यस, जो लेकिन इसका आउटपुट है उसमें रिटर्न आ जाएगा। अब यहाँ पे सर ये जो आउटपुट है अपन को ये वाला आउटपुट चाहिए था कि जो पिछले वाला था वो सही था? ये वाला क्योंकि रिटर्न कॉलम इसमें ऐड हो गया, सो दिस इज व्हाट वी वांट। पहले वाले ओके, में रिटर्न कॉलम नहीं था। तो हमेशा अपन यही सेलेक्ट करेंगे आउटपुट ऑल फील्ड्स? वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन योर यूज केस। ऑलराइट, और फिर उसके बाद वो फॉर्मूला टेबल को मतलब फॉर्मूला लगा दूं उसके ऊपर, है ना सर? यस इसी के यस आउटपुट के ऊपर। ठीक है यस। सर, थैंक यू। कूल, आगे बढ़े। आपका नेक्स्ट टूल है काउंट रिकॉर्ड्स टूल। सो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वी गेट अ फिल्टर टूल। और फिल्टर में आप फिल्टर लगाओ कैटेगरी इक्वल्स फूड। सर कौन सी लगानी कैटेगरी? कैटेगरी इक्वल्स फूड। ठीक है, सो आपके ट्रू आंसर पे 0 रिकॉर्ड्स आ रहेंगे, ब्लैंक टेबल आएगी। और फॉल्स में बाकी सारे रिकॉर्ड्स आ रहेंगे। अब हम लोग लाते हैं काउंट रिकॉर्ड्स टूल और इसको ट्रू एंकर से कनेक्ट कर देंगे। एंड रन योर वर्कफ्लो। काउंट रिकॉर्ड्स। हाँ, ठीक है, तो काउंट रिकॉर्ड्स लगा लो और फिर एक लगा लो समराइज टूल, वो भी ट्रू एंकर से। सर लास्ट वाला स्टेप एक बार और बताइए, थोड़ा जल्दी हो। अपने डेटा सेट पे पहले फिल्टर टूल कनेक्ट करो। उसमें फिल्टर लगाना है कैटेगरी इक्वल्स फूड। देन ट्रू एंकर पे एक काउंट रिकॉर्ड्स टूल लगाना है एंड एक समराइज टूल लगाना है। समराइज टूल में किसी भी कॉलम का काउंट सेलेक्ट कर लो बस, एनी कॉलम विल वर्क एंड रन द वर्कफ्लो। सो इन दोनों के आउटपुट्स में आप नोटिस करोगे काउंट रिकॉर्ड्स में 0 आ रहा है काउंट, क्योंकि ऐसी फूड कोई कैटेगरी है ही नहीं, राइट। समराइज टूल में ब्लैंक टेबल आ, कुछ काउंट आ ही नहीं रहा। सो काउंट रिकॉर्ड्स टूल का बस यही एडवांटेज है या पर्पस है कि अगर आपके टेबल में जिसके अंदर इनपुट टेबल है उसमें देर आर नो रिकॉर्ड्स, तब भी आपको काउंट 0 दे देता है। बट समराइज टूल क्या करता है, वो आपको ब्लैंक टेबल दे देता है। ठीक है, सो अगर आपको कोई ऐसा यूज केस है जहाँ पे यू वांट ऑलवेज वांट अ काउंट ऑफ योर रोज किसी भी टेबल में, तो हम हमेशा काउंट रिकॉर्ड्स यूज करते हैं वहाँ पे। एंड अगर आप काउंट रिकॉर्ड्स टूल पे राइट क्लिक करो, इसका एक मेन्यू आएगा
वहाँ पे you'll find an option for open macro. ठीक है, सो ओपन मैक्रो पे क्लिक करके सो इवन दो ये टूल की तरह हम यूज करते हैं ऑल्टेक्स में, ये ऑल्टेक्स का खुद का बनाया एक मैक्रो है, एंड यूल फाइंड इस मैक्रो में जो भी टूल्स हमने अभी तक कवर करें वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं। सो ये वाला वर्कफ्लो पहले से बना हुआ है, हम बस इसी वर्कफ्लो को यूज कर रहे हैं विदाउट हैविंग टू मेक इट अगेन एंड अगेन। सो मैक्रोस क्या करते हैं बेसिकली कि एक वर्कफ्लो पहले से बना हुआ है, स्टैंडर्ड एक वर्कफ्लो, हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो हमें अगर ये वाली यूटिलिटी दोबारा चाहिए थिंक पे कि मुझको देखना है काउंट जीरो जहाँ पे आई एम गेटिंग अ ब्लैंक टेबल, इन दोज केसेस मुझे ये वर्कफ्लो बार बार नहीं बनाना। व्हाट आई नीड टू डू इज सिंपली काउंट रिकॉर्ड शुरू कॉल करके आई विल गेट माई आउटपुट जैसे मुझे चाहिए। ठीक है, उसका काउंट जीरो है, सनराइज फाइव, हाँ तो एक ही एक मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली जीरो आ रहा है। अब मैं जीरो को यूज कर सकता हूँ, जैसे अगर मेरा लेट्स से हमको ऐसा एक वर्कफ्लो बना रहे हैं जहाँ पे मुझे देखना है कि अगर पिछले 5 मिनट में देर वर आई वांट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, लेट्स से 5 मिनट में कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं, तो मुझको जो आगे का प्रोसेस है अपलोड का कि डेटा अपलोड करना है या नहीं, अगर जीरो रिकॉर्ड्स है तो मुझे आगे का प्रोसेस नहीं करना। पर अगर मोर देन जीरो रिकॉर्ड्स है तो आई वांट टू प्रोसेस फर्दर, तो मैं इसके बेसिस पे काउंट रिकॉर्ड शुरू के बेसिस पे एक ट्रिगर लगा सकता हूँ वर्कफ्लो में कि आगे का काम करना है या नहीं करना। तो इससे मेरा अगर मान लो जीरो रिकॉर्ड्स होते हैं अपलोड करने के लिए कुछ है नहीं, तो आई डोंट हैव टू डू द अपलोड वाला प्रोसेस। सो ऐसे केसेस में आपका यूज हो सकता है। कूल, यहाँ तक क्लियर है। आज के लिए बस एक लास्ट टूल डिस्कस कर लेते हैं विच इज क्रॉसट्रैप टूल। सो क्रॉसट्रैप टूल आपका यूज होता है फॉर पिवटिंग डेटा। इट्स सिमिलर टू जैसे आपका मैट्रिक्स टेबल होता है पावर बीआई। सो क्रॉसट्रैप टूल लाते हैं, इसको हम लोग इनपुट डेटा से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड हमें देखना है कि हर एक शिप मोड में और हर एक कैटेगरी में व्हाट इज द टोटल सेल्स वैल्यू। सो हमें एक ऐसी टेबल लिखनी है जिसमें मेरे रो आइटम्स में सारे शिप मोड की अलग अलग वैल्यूज आ जाए और मेरे जो कैटेगरी की वैल्यूज हैं वो कॉलम की तरह बन जाए। सो आई विल गो ऑन टू माई क्रॉसट्रैप टूल, यहाँ पे ग्रुप डेटा बाई दीज वैल्यूज में शिप मोड चूज कर लेंगे। सो यहाँ पे आप जो कॉलम या कॉलम्स चूज करोगे वो आपके एज रो आइटम बन के आ जाएंगे रिजल्टेंट टेबल में। फिर इस ग्रुप वाले के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज कॉलम एड्रेस का, वहाँ पे आई चूज कैटेगरी। तो जो भी मैं एक फील्ड यहाँ पे चूज करूंगा चेंज कॉलम एड्रेस में, उस फील्ड की जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो मेरे नए कॉलम्स बन जाए रिजल्टेंट टेबल में। एंड फाइनली वी कम टू वैल्यूज फॉर न्यू कॉलम्स। तो मुझे एग्जैक्टली क्या यहाँ पे देखना है वैल्यू, मुझे देखना है सेल्स का सम। तो आई चूज सेल्स, एंड क्योंकि सेल्स हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है तो यहाँ पे आई कैन चूज सम। ठीक है, इसको रन करते हैं तो एक मेरी मैट्रिक्स टेबल बन के आ रही है कि हर एक शिप मोड में फॉर डिफरेंट कैटेगरीज मेरा सेल्स वैल्यू क्या है। सो इसका ये वाली सेल का क्या मतलब है कि मेरे ऑर्डर्स टेबल में जहाँ पे भी शिप मोड और फर्नीचर एक साथ आता है, राइट, वहाँ पे मेरी सेल्स की वैल्यू टोटल लिखनी आ रही है। लाइकवाइज ऑर्डर्स टेबल में जहाँ पे भी सेम डे और ऑफिस सप्लाईज एक साथ आ रहे हैं एक रो में, वहाँ पे मेरी सेल्स की वैल्यू इतनी है एंड सो ऑन। ऐसे ही दो और दो क्वेश्चंस ट्राई करो।
Done. कितने क्वेश्चन हो गए? डिस्कस करें। ओके, सो पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईच मंथ ऑफ ईच ईयर। सो आई थिंक हमारे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हमने निकाला था कितने ऑर्डर्स हैं पर मंथ ऑन ईयर, राइट। अगर मैं इसको डायरेक्टली अपने क्रॉस चेक टूल को नॉर्मल डेटा से कनेक्ट करता हूँ। सो आई वांटेड, सॉरी, इस वाले फॉर्मूला टूल से लगाया जहाँ पे हमने मंथ और ईयर बनाया। सो आई वांट टू सी लेट्स से मंथ
एज रो आइटम्स। हेडर में मेरे ईयर वाले वैल्यूज आ जाए और हमें देखना है ऑर्डर्स, सो ऑर्डर आईडी। अब ये ऑर्डर आईडी में मुझे काउंट में दिखा रहा है, राइट, पर मुझे फिर भी पिवट ये बनाना है कि हर महीने हर साल कितने ऑर्डर्स हैं। तो क्या कर सकते हैं कि पहले हम लोग समराइज टूल से ये डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। सो मेरे पास हर महीने हर साल कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं वो आ गया। इसको ही हम पिवट कर देते हैं डेटा। सॉरी, आई वांटेड मंथ एज माय रो आइटम्स, ईयर मेरे कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए और जो ऑर्डर्स हैं वो आ जाए यहाँ पे इन दोनों के इंटरसेक्शन में। अब क्योंकि ये पहले से ही यूनिक है, so जैसे 3 और 2013 इस पूरी टेबल में एक ही बार ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सम लगा दूँ वो मुझे सेम रिजल्ट देगा। एवरेज भी लगाता हूँ वो भी मुझे सेम रिजल्ट देगा। सो हम लोग सम चूज करके इसे रन कर देते हैं। सो एक मेरा डेटा ये पिवट हो गया। ऐसा ही सिमिलर हमें करना है फॉर द थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। तो हमें प्रोडक्ट आईडी पे काउंट लगाना होगा, पर प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग फील्ड है तो उस पर काउंट वाला फंक्शन नहीं है। सो क्रॉस टैब में आप लोग नोटिस करोगे कि अगर हम कोई स्ट्रिंग कॉलम चूज करते हैं, ये हमें हमेशा तीन ही ऑप्शन देता है, कनकैटिनेट, फर्स्ट या लास्ट, पर हमें काउंट लगाना है। सो टू डू दैट पहले वील गेट अ समराइज टूल, इसको डेटा से कनेक्ट करा। हमें चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। सो कैटेगरी और सब कैटेगरी पे ग्रुप है और प्रोडक्ट आईडी पे काउंट डिस्ट्रिक्ट। ये डेटा प्रिपेयर होगा, इसके बाद हम इसको पिवट कर देंगे। सो आई वांट कि सब कैटेगरी मेरे रो आइटम्स आ जाए, कैटेगरी हेडर में कन्वर्ट हो जाए। प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स वो मेरे इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। इधर सम और एवरेज विल वर्क फाइन, तो हम सम ही लगा देते हैं। इसको करते हैं, ठीक है। डाउट है कोई? ये सेव कर लो, इसको कल हम डिस्कस करेंगे और दो तीन चीजें और बची। एंड ये मैंने चैट में शेयर कर दी, यू कैन फाइंड इट ओवर देयर।